चलिए अब हम दूसरे लर्निंग आउटकम को देखते हैं, जहां पे प्रीवियस डेरिवेशन करने के लिए कौन से वेरियस एजम्पशंस हैं वो हमने यहाँ पे स्टडी करा है। तो उन एजम्पशंस को हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। फर्स्ट एजम्पशन इज मटेरियल इज होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि होमोजेनस मटेरियल एक ऐसा मटेरियल जिसके सारे पॉइंट्स के इलास्टिक प्रॉपर्टीज विल बी सेम, एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल्स आर सच मटेरियल्स इन विच प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शंस आर सेम। तो ये जो पहला एजम्पशन है, ये एजम्पशन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के सारे फॉर्मूला के लिए ही वैलिड है। Second, material follows Hooke's law. It means stress developed in the beam must be within the elastic limit. And third is most important assumption. Shear stress is assumed constant along the width and variation is considered along the depth. Means shear stress along the width of this section is constant and it varies along the depth only. तो ये तीन assumptions आप शो करेंगे for the calculation of shear stresses in the beam. अब अगर हम shear stress का डेरिवेशन करना चाहते हैं कि बीम के किसी सेक्शन पे shear stress किस तरीके से कैलकुलेट करना है और shear stress का फॉर्मूला क्या होगा, तो टेक अ बीम, तो लेट हमने एक बीम ले लिया और उस बीम पे पूरे बीम पे लोड कैसा है, यूडीएल है। तो ये कोई भी लोड हो सकता है, हमने कंसीडर यूडीएल किया है यहाँ पे। तो जब एक यूडीएल लोड है तो हम यहाँ पे दो सेक्शंस मान लेंगे और वो सेक्शंस का डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx। लेट दिस इज x1 सेक्शन एंड दिस इज x2 सेक्शन, और इन दोनों सेक्शंस के जो बीच का जो लेंथ है, डेट लेंथ और डिस्टेंस इज स्मॉल dx, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। तो अगर ये एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम है तो हम इसको शो कर सकते हैं। तो लेट दिस इज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन बीम। इस रेक्टेंगुलर सेक्शन बीम के अगर हम इस पार्ट में अगर शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो लेट दिस इज अ शेडेड पोर्शन ऑफ द बीम। तो बीम के एक पोर्शन को हमने शेड कर दिया और इसे लिखा हमने लेट दिस इज रेक्टेंगल, जो शेडेड पोर्शन है EFGH। तो ये हमने एक रेक्टेंगल सेक्शन मान लिया है, शेडेड पोर्शन, और उस शेडेड पोर्शन का जो एरिया है दैट एरिया इज EFGH। अब अगर हम इस dx डिस्टेंस में देखें तो उस dx में जो स्ट्रेस या जो लोडिंग का जो वेरिएशन है, उन वेरिएशन को अगर ध्यान दें तो ये जो बीम था जिसको dx पार्ट हमने कट किया था, उस dx पार्ट के लेट जो लेफ्ट साइड में अपवर्ड शियर फोर्स है दैट इज F, लेफ्ट साइड पे एक अपवर्ड शियर फोर्स है F। तो जो राइट साइड जब जाएंगे, मींस राइट साइड ऑफ द बीम, तो राइट साइड में क्या होगा, तो एक डाउनवर्ड फोर्स होगा। लेट दिस फोर्स इज F प्लस dx। तो इस तरीके से हमने आपको एक डेरिवेशन शो किया था रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड लोड इंटेंसिटी इन द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चैप्टर में। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं कि सेक्शन का एक dx पार्ट है बीम का, और उस बीम के लेफ्ट साइड पे फोर्स अपवर्ड एंड राइट साइड पे फोर्स डाउनवर्ड। अब लेट लेफ्ट साइड पे एक क्लॉकवाइज मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट इज m। देन एट द राइट हैंड साइड एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा दैट इज m प्लस dm। तो ये हमने मोमेंट शो किया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो x एक्सिस सेक्शन है उस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कितना है m और शियर फोर्स कितना है F, और जो x2 सेक्शन है उस पे शियर फोर्स डाउनवर्ड है F प्लस dx एंड बेंडिंग मोमेंट है m प्लस dx। तो लेट इन सारे पॉइंट्स को अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें या रिप्रेजेंट करें तो ये हमने लिख लिया कि m हमारा बेंडिंग मोमेंट एट x1 है, m प्लस dm बेंडिंग मोमेंट एट x2, F इज शियर फोर्स एट x1 एंड F प्लस dx इज शियर फोर्स एट x2। अब क्या करना है कि ये जो बीम है
दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से y डिस्टेंस के ऊपर एक हमने एलिमेंटल स्ट्रिप ले लिया। वो y डिस्टेंस यहां पे भी हम शो करेंगे कि ये इस क्रॉस सेक्शन का ये न्यूट्रल एक्सिस होगा, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, और न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस के ऊपर हमने एक पोर्शन को शेड कर दिया, डेट इज एलिमेंटल स्ट्रिप। तो उस एलिमेंटल स्ट्रिप पे x1 सेक्शन का या x1 सेक्शन का सबसे पहले हम बेंडिंग स्ट्रेस लिखेंगे, फिर x2 सेक्शन का हम बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमने बोला लेट एन एलिमेंट्री स्ट्रिप एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, तो व्हाट विल बी द बेंडिंग स्ट्रेस एट x1 सेक्शन। तो जो x1 सेक्शन है उस सेक्शन का जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा, लेट द बेंडिंग स्ट्रेस इज सिग्मा, और ये सिग्मा कितना है, डेट इज m इंटू y अपॉन i n a। ये होता फॉर्मूला कि किसी भी सरफेस का बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख देते हैं my अपॉन i n a। सिमिलरली अगर हमें बेंडिंग स्ट्रेस लिखना पड़े x2 सेक्शन का, तो लेट दिस स्ट्रेस इज सिग्मा प्लस d सिग्मा, एंड इट इज इक्वल टू m प्लस dm इंटू y अपॉन i n a। तो अब सबसे पहले इन दोनों सेक्शंस पे बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। तो क्योंकि पहले सेक्शन का मोमेंट m है तो स्ट्रेस मिला हमें my अपॉन i n a, और दूसरे सेक्शन का मोमेंट m प्लस dm है तो हमने वहां पे लिखा m प्लस dm इंटू y डिवाइडेड बाई i n a, देन दिस देयर इज सम एक्स्ट्रा स्ट्रेस विच इज d सिग्मा। तो हम बोलेंगे स्ट्रेस एट x2 सेक्शन इज सिग्मा प्लस d सिग्मा, और ये दोनों ही जो स्ट्रेसेस हैं ये y सरफेस का ही स्ट्रेस है। मींस बीम का जो y सरफेस होगा उस y सरफेस पे एक x1 सेक्शन पे और एक x2 सेक्शन पे, तो हम बोल सकते हैं इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस विल बी द चेंज इन स्ट्रेस इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो ये हमने लिखा चेंज इन स्ट्रेस बिटवीन x2 एंड x1 सेक्शन। तो ये जो दो सेक्शन थे उसका जो चेंज इन स्ट्रेस क्या है, तो सिग्मा प्लस d सिग्मा माइनस सिग्मा विच इज इक्वल टू d सिग्मा, और जब आप माइनस करेंगे m प्लस डी एम इंटू वाई अपॉन आई एन ए माइनस m इंटू वाई अपॉन आई एन ए, देन वी गॉट dm इंटू वाई अपॉन आई एन ए। तो ये दो सेक्शंस के बीच में ये डिफरेंस है स्ट्रेसेस का, तो हम यहां से हम फोर्स का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं या टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन दो सेक्शंस के बीच में टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स हमारा कितना है। तो सबसे पहले क्योंकि हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, तो हम बोल सकते हैं एलिमेंटल चेंज इन फोर्स, द नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज dm into y upon I n a into dA, where dA is area of elemental strip। तो हम नेट अनबैलेंस्ड फोर्स सॉल्व किए हैं दो सेक्शंस के बीच में, तो अगर हम इसी तरीके से टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स को सॉल्व कर दें इन द शेडेड पोर्शन कि उस शेडेड पोर्शन में टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं द टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स विल बी, तो टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन ऑल लेयर्स ऑफ स्ट्रिप जो हमने एरिया को शेड किया था वहां पे फोर्स मिला इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग y2 dy2, क्योंकि देखिए न्यूट्रल से जिस पोर्शन को हमने शेड किया था वो डिस्टेंस कितना y, तो y से ऊपर के जो भी सरफेसेस हैं वो क्या है y से हमने इंटीग्रेट किया कहां तक d/2 तक, क्योंकि ओवरऑल डेप्थ इज d, तो न्यूट्रल से टॉप सरफेस का डिस्टेंस इज d/2, और किसको इंटीग्रेट करना है, तो इस पूरे df फोर्स को इंटीग्रेट करना है। जो अनबैलेंस फोर्स आया था दिस इज df। तो इस df को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो dm अपॉन आई एन ए हमने इंटीग्रेशन से बाहर रख लिया, डेट इज कांस्टेंट, तो हमने इंटीग्रेट किया y से dy2 किसको, तो y इंटू da को, और क्योंकि हमें पता है कि दिस टर्म दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ y da फ्रॉम y टू dy2 इज नोन एज एरिया इंटू वाई बार। तो एरिया इंटू वाई बार क्या होता है, दिस इज मोमेंट ऑफ द
एलिमेंटल स्ट्रिप अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। वो जो एलिमेंटल स्ट्रिप है उसका एरिया मोमेंट हमें लिखना है अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। तो हम बोल सकते हैं वेयर इंटीग्रेशन y2 dy2 of y into dA represents moment of area under consideration about neutral axis। moment of area under consideration means जो हमने शेडेड पोर्शन लिया है उस शेडेड पोर्शन का एरिया मोमेंट अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस विच इज इक्वल टू a into y बार। इसको हमने क्या बोला है, दिस इज एरिया इंटू y बार। वेयर y bar is distance of centroid of shaded portion from neutral एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस से जो शेडेड पोर्शन है उस शेडेड पोर्शन का जो सेंट्रोइड होगा उस सेंट्रोइड का डिस्टेंस को हम बोलते हैं y बार। तो देखिए जब हमने इस इक्वेशन को रीअरेंजमेंट किया था तो हमें मिला था f इज इक्वल टू dm अपॉन INA, और जो हमने इंटीग्रेशन को रिप्लेस किया तो क्या मिल गया a y बार। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मीन्स उस शेडेड पोर्शन में टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स है हमारा F। तो इस अनबैलेंस्ड फोर्स F को रेजिस्ट करने के लिए हमारा शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और वही शियर स्ट्रेस को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं अलोंग द लेंथ dx। तो इसको हमने लिखा द अनबैलेंस्ड फोर्स F, दिस अनबैलेंस्ड फोर्स F इज रेजिस्टेड बाय शियर स्ट्रेस एक्टिंग अलोंग द लेंथ dx। तो हम बोल सकते हैं जो dx के अलोंग dx लेंथ पे जो शियर स्ट्रेस कैलकुलेट होगा उस शियर स्ट्रेस के कारण जो फोर्स डेवलप होगा दैट फोर्स इज इक्वल टू ये फोर्स जो अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज टाउ इंटू dx इंटू b। तो इसको अगर हम डायग्राम से समझें, वो जो अनबैलेंस्ड फोर्स था F, उस अनबैलेंस्ड फोर्स को रेजिस्ट किया हमारा शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस क्या लिखेंगे आप, तो इस dx के अलोंग इस dx पे जो भी शियर डेवलप हो रहा है दैट शियर दिस इज टाउ इनटू dx की जो पीछे का जो विड्थ है दैट इज विड्थ ऑफ द बीम। दिस इज टाउ इनटू dx इनटू b। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करें तो हम बोलेंगे इट इज dm अपॉन INA इंटू a इंटू y बार इज इक्वल टू टाउ इंटू dx इंटू b। तो हमें कैलकुलेट करना है टाउ। तो अगर हम टाउ को एक साइड ले आए बाकी सबको दूसरे साइड ले चलें तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा देन दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ शियर स्ट्रेस इन द बीम दैट इज टाउ इज इक्वल टू FA y बार अपॉन BI NA। तो इक्वेशन आया कहां से है, तो जब हमने इन दोनों को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेट किया तो टाउ मिला हमें dm बाई dx इंटू AY बार अपॉन BI NA। और हमें पता है कि dm अपॉन dx को हम क्या लिखते हैं, दैट इज शियर फोर्स एक्टिंग ऑन द बीम। तो इसी dm अपॉन dx को हमने F लिखा है जो उस सेक्शन पे शियर फोर्स आ रहा होगा। A क्या है, तो हम यहां अगर सबको लिखते जाएं तो F इज shear force acting on the A is this A is not area of cross section। यहां पे आप मिस्टेक नहीं करेंगे, ये A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है, जबकि जो ये A है इट इज एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। जो आप एलिमेंटल स्ट्रिप लेते हैं उसका एरिया है। देन दिस इज एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। Y बार हमने पहले लिखा है कि y बार किसके बीच का डिस्टेंस था, तो सेंट्रोइड ऑफ शेडेड पोर्शन फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। और a y बार को हम कंप्लीट क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ a इंटू y बार। इसको भी हमने पहले लिखा हुआ है, इट इज एरिया मोमेंट ऑफ शेडेड पोर्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। b हमारा है विड्थ ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, विड्थ ऑफ द शेडेड पोर्शन एंड INA है। तो हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन हो गया। तो अगर इसको हम समराइज करें तो हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा यहाँ पे। सबसे पहले हमने एजम्पशन देखा था कि जब आपसे एजम्पशन पूछा जाएगा आप ये तीनों एजम्पशन एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम कोई भी बीम ले लेंगे, बीम के एक सेक्शन को कट कर लेंगे और डेट सेक्शन का थिकनेस क्या होगा dx डिस्टेंस से।
तो dx डिस्टेंस का अगर कोई भी अगर बीम के अलोंग द लेंथ हम dx पोर्शन को कट करें तो एक पोर्शन पे फोर्स F है एंड दूसरे पे F प्लस dx, एक पे मोमेंटम है, दूसरे पे m प्लस dx। तो जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है विड्थ एंड डेप्थ d, उस पे हमने एक एरिया को शेड किया न्यूट्रल से y डिस्टेंस के ऊपर, दैट इज रेक्टेंगल EFGH। तो हम सबसे पहले अपने x1 सेक्शन का मोमेंट लिखें, x2 सेक्शन का मोमेंट लिखें, x1 सेक्शन का शियर फोर्स लिखेंगे, फिर x2 सेक्शन का शियर फोर्स लिखेंगे, फिर इन दोनों ही सेक्शंस पे बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों सेक्शंस का जो डिफरेंस होगा वो नेट चेंज इन बेंडिंग स्ट्रेस होगा, और नेट चेंज इन बेंडिंग स्ट्रेस हम अनबैलेंस्ड फोर्स कैलकुलेट किया हमने। नेट चेंज इन स्ट्रेस कैलकुलेट करने के बाद हमने अनबैलेंस्ड फोर्स सॉल्व किया, और ये अनबैलेंस्ड फोर्स को जो हम उस शेडेड पोर्शन के अलोंग दिस सरफेसेस अगर उसको हम इंटीग्रेट कर दें तो y से dy2 तक इंटीग्रेट करें तो हमारा शियर फोर्स बन गया, और शियर फोर्स हमारा आ गया है। ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसी अनबैलेंस्ड फोर्स को हमारा रेजिस्ट करता है वो शियर फोर्स जो बीम के क्रॉस सेक्शन पे डेवलप होता है। तो वो शियर फोर्स क्या होता है, तो स्ट्रेस इनटू एरिया। तो कौन सा एरिया, तो जो दो सेक्शंस का बीच का डिस्टेंस था, दैट इज लेंथ अलोंग द लेंथ dx इनटू विड्थ ऑफ द बीम। तो फिर हमने दोनों को इक्वेट करके यहां से हमने शियर स्ट्रेस का डेरिवेशन लिखा है, टाउ इज इक्वल टू FA बार अपॉन BI/N/A। जब भी आपको ये डेरिवेशन पूछा जाएगा शियर स्ट्रेस इन द बीम, तो आप ये कंप्लीट डेरिवेशन शो करेंगे। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ शियर स्ट्रेसेस इन द बीम। तो इसी के साथ हमारा दूसरा लर्निंग आउटकम भी अचीव हो गया, दैट इज लिस्ट वेरियस assumptions that are taken in the analysis of shear stress in the beams. I hope you have understood this. Then we will have a knowledge check.